नमस्कार साथियों, लॉजिक के अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है। हमने लॉजिक के पिछले व्याख्यान में निरुपाधिक तर्क वाक्य और निरपेक्ष तर्क वाक्यों के बीच में अंतर जाना था कि निरुपाधिक तर्क वाक्य क्या होते हैं और निरपेक्ष तर्क वाक्य क्या होते हैं। एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि निरुपाधिक तर्क वाक्य जो होंगे या निरपेक्ष तर्क वाक्य जो होंगे, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन जो होंगे, उनमें दो पद होते हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। लेकिन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म यानी निरपेक्ष न्याय वाक्य या निरुपाधिक न्याय वाक्य, जो न्याय वाक्य मतलब युक्ति, उसमें तीन पद होंगे, उद्देश्य पद, विधेय पद और मध्यम पद। मध्यम पद वो होता है जो दोनों आधार वाक्यों में आए लेकिन निष्कर्ष में बिल्कुल भी नहीं आए, उससे उस तर्क वाक्य का, उस न्याय वाक्य का मध्यम पद कहा जाता है। अब इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा वाक्य आकार। आज हम ये देखेंगे कि वाक्य आकार का मतलब क्या है और वाक्य आकार के कितने भेद हैं। तो वाक्य आकार तार्किक संयोजकों व चरों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चरों के स्थान पर यदि हम वाक्य रख दें तो हमें वाक्य आकार प्राप्त हो जाता है। चर है जैसे मान लीजिए पी व नोट पी, इनकी जगह अगर हमने कोई वाक्य रख दिया, पी को माना आज सोमवार है, नोट पी को माना आज मंगलवार है या आज सोमवार नहीं है, नोट आ गया सोमवार नहीं है, तो चरों के स्थान पर वाक्य आकार चरों व तार्किक संयोजकों की ऐसी व्यवस्था है। तार्किक संयोजक कौन कौन से? जो तार्किक चिन्ह मैंने शुरू में बताए थे, निषेध, संयोजन, विकल्प, आपादान और समतुल्यता, ये पांच जो है इनको तार्किक संयोजक कहते हैं। तो वाक्य आकार तार्किक संयोजक व चरों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चरों के स्थान पर, ये जो चर हैं इनके स्थान पर वाक्य रखने पर हमें वाक्य आकार प्राप्त हो जाता है। वाक्य आकार तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन से? एक तो है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, दूसरा है व्याभास और तीसरा जो है वो है संभाव्य। इसके दो नाम है, संभाव्य भी बोलते हैं इसको और इसको आपातिक भी बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन पूछते हैं कि पुनरुक्ति क्या है। इस पुनरुक्ति के भी दो नाम है, इसको पुनर्कथन भी बोलते हैं, पुनर्कथन। पुनरुक्ति क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटोलॉजी। व्याघात मतलब कंट्राडिक्शन और संभाव्य मतलब कंटीजेंसी। ये तीन तरह के वाक्य आकार हैं। वाक्य आकारों के तीन भेद हैं। तो इसमें कई बार पूछते हैं बड़े वाले प्रश्न के रूप में, तो ये पूछते हैं कि वाक्य आकार से क्या तात्पर्य है और वाक्य आकारों के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। या छोटे वाले के रूप में केवल टिप्पणी भी पूछते हैं कि पुनरुक्ति क्या है, व्याघात क्या है, संभाव्य क्या है, आपत्ति क्या है। पुनरुक्ति क्या है? वे वाक्य आकार जिनका सत्ता मूल्य सदैव सत्य आता है। वे वाक्य आकार जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में सत्य आता है, चाहे उनके घटक चरों का मूल्य कुछ भी हो। घटक चर कौन कौन से? घटक चर मतलब जो तार्किक संयोजक से जुड़ने वाले चर, जैसे ये पी व नोट पी, ये तार्किक संयोजक है। इससे जुड़ने वाले जो वाक्य हैं इनको हम बोलते हैं घटक वाक्य। तो पुनरुक्ति वे वाक्य आकार हैं जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में सत्य आता है, चाहे इनके घटक चरों का मूल्य कुछ भी हो। चाहे इनके पी और नोट पी है, इनका मूल्य कुछ भी हो, चाहे टी हो या वो एफ हो, इनका अंतिम कॉलम जो होगा उसमें मूल्य टी ही आएंगे। तो वे वाक्यकार
जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में सत्य आता हो पुनरुक्ति कहलाते हैं। वे वाक्य आकार जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में असत्य आता है, चाहे उनके घटक चरों का मूल्य कुछ भी हो, वे व्याघात कहलाते हैं। और वे वाक्य आकार जो अपने घटक चरों के सत्यता मूल्यों पर, जिनका सत्य असत्य होना इनके घटक चरों के सत्यता मूल्यों पर निर्भर करता है और उन्हीं के आधार पर सत्य असत्य होता है, उन्हें संभाव्य या आपातिक कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में सत्य आए उन्हें पुनरुक्ति कहते हैं। ऐसे वाक्य आकार जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में असत्य आता है उसे हम व्याघात कहते हैं। वे वाक्य आकार जिनका सत्य असत्य होना उनके घटक वाक्यों पर निर्भर करता है और उन्हीं के आधार पर सत्य असत्य होता है, उन्हें संभाव्य कहते हैं। ये वाले वाक्य जो हैं ये सत्य, इसमें सत्य असत्य दोनों मूल्य होंगे। एक उदाहरण से आपने जानते पहले वाला कि पुनरुक्ति क्या है, पी वेच नोट पी, ये एक पुनरुक्ति है। इसको अपने एक उदाहरण से समझ सकते हैं। पुनरुक्ति क्या है? वे वाक्य आकार जिनका घटक मूल्य प्रत्येक स्थिति में सत्य आता है उन्हें हम पुनरुक्ति या पुनर्कथन कहते हैं। देखो पी वेच, एक कॉलम बन गया पी का, दूसरा बन गया नोट पी का, और तीसरा पी वेच नो नोट पी। तो एक पी लग गया, नीचे नेट और नोट पी। एक मूल्य है टी एफ। जब ये चर सिंगल एक होगा तो एक को टी देते हैं मूल्य, एक को अपने एफ देते हैं मूल्य। अगर ये दो हो, जैसे पी और या आर भी हो, तब चार बनेंगे, दो में टी दो में एफ। ये चर जितने होते हैं उसके, जैसे चर एक है यहाँ पर तो यहाँ एक टी एक है। अब यहाँ चर दो होते पी और आर होते तब दो में टी और दो में एफ। अगर ये तीन होते तो चार में एफ, चार में टी और चार में एफ। तो ये इसका फार्मूला ये है कि 2 की पावर n। अगर यहाँ p और r हो तो ये चर कितने हो गए? दो हो गए। तो 2 की पावर 2 यानी 4। इसका मतलब पहले कॉलम में चार ये आएंगे, 4 1 TF और TF, ये 4 आएंगे। अगर यहाँ 3 हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यानी पहले का ये लाइन है इसमें 8 मूल्य आएंगे। अब जितने मूल्य आते हैं 8, उनके हम पहले कॉलम में आधे में टी लिखते हैं, आधे में अपने वो एफ लिखते हैं। जैसे पहले कॉलम में चर है एक, इसलिए मूल्य कितने आए? 2 आए। एक में टी लिख दिया, एक में लिख दिया एफ। अगर चर हो यहाँ पर 2, चर यहाँ पर हो 2 तो 2 में टी 2 में एफ। अगर चर हो या यहाँ पर 3 तो हो जाएंगे 8 मूल्य आएंगे इसमें। पहले 4 में टी और बाकी 4 में एफ। यानी पहला जो है उसमें 4 टी 4 एफ। अगर 4 है तो 2 टी 2 एफ। अगर एक ही है तो चर एक ही है तो 2 ही मूल्य आएंगे, एक में टी एक में एफ। अब आगे जो इसमें यहाँ टी आएगा या यहाँ वो एफ आएगा, उसका निर्धारण हम इस मूल्य से करते हैं, इस तर्क वाक्य से करते हैं। पी है या नोट पी है, यानी इसका जस्ट हमें उल्टा करना है। तो पी का क्या हो जाएगा? एफ, एफ का टी। अब देखो पी वेच नोट पी, यानी पी तो ये, नोट पी ये, और बीच में लगा दिया वेच का चिन्ह। तो वेच के चिन्ह में अब हमें पता है कि ये वियोजन का चिन्ह है, ये विकल्प का चिन्ह है, जिसमें केवल तभी असत्य होगा जब दोनों मूल्य एफ एफ आएंगे।
यानी एफ आने पर ही एफ आएगा, अन्य कोई भी कंडीशन हो वैच में अंतिम कॉलम में टी ही आएगा। तो एफ किसी में नहीं है, इसमें एफ के साथ टी है, इसमें एफ के साथ टी है, इसका मतलब क्या है, अंतिम कॉलम में टी मूल्य आएगी। यहाँ पे टी, यहाँ भी टी। तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या दी थी कि पुनरुक्ति वे वाक्य होते हैं जिनका घटक मूल्य प्रत्येक स्थिति में सत्य आता है। तो ये देखो, प्रत्येक स्थिति में इसका मूल्य सत्य आया है। धन्यवाद।